सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक नंबर सिस्टम के सीरीज चला रहे थे जो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले थे। उस क्लास की आज प्रारंभिक क्लास की दूसरी क्लास है, समझ लीजिए। अब तक हम लोग आज का क्लास हमारा चौथा क्लास है। 2 क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पूरा का पूरा पढ़े हैं। प्रारंभिक गणित का जो फर्स्ट क्लास था उस क्लास में एकदम बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने एकदम इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत जानकार अपने आप में होते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि गिनती क्या होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि पहाड़ा क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जोड़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको घटाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि घटाना किसे कहते हैं। नॉलेज तो है, घटाने का तरीका सबको मालूम है, लेकिन घटाना आखिरकार होता क्या है, गुणा आखिरकार होता क्या है। मैंने बताया था गुणा किसे कहते हैं। किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। भाग किसे कहते हैं, मैंने घटा के बताया था कि अगर किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है तो उसका मतलब यह होता है कि उस संख्या में से वह संख्या कितने बार हम घटा पाएंगे। भाग का तो मतलब ये होता है। ठीक है, तो जो मैं प्रारंभिक गणित का पहला क्लास बनाया हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत किए हैं कि ये मान लिए हैं कि एकदम हम एक नए छोटे बच्चे को सिखाना शुरू कर रहे हैं। जो बच्चा बिल्कुल गणित के बारे में नहीं जानता है उसकी शुरुआत कैसे होगी। ठीक है, और आज की क्लास हम एक बच्चे को ध्यान में नहीं रखते हुए, आज की क्लास हमारी एक किसी प्रतियोगी परीक्षा में नंबर सिस्टम से जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उस टॉपिक को टच करने का प्रयास करेंगे। और मैं उन सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपने मन में पहले से ही निगेटिव भाव रखे हुए हैं कि सर हमको गणित नहीं आती है, सर गणित हमको समझ में नहीं आता है, सर कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हमको गणित आने लगे। तो देखिए, कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हम जादू कर देंगे आपको गणित आने लगेगी। चाहे कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं है कि जो आपको जादू कर देगा आपको आने लगेगा। मैथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस यही है कि उसमें आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट जगने के बाद से ऑटोमेटिक आपको पूरा अच्छे से समझ में आने लगेगा। और उस प्रारंभिक गणित की जो मैं फर्स्ट क्लास बनाया हूँ उसको एक बार ज़रूर आप लोग देखना ना भूलिएगा। उसमें मैंने एकदम बेसिक से सारी चीज़ें मैं बताया हूँ कि गिनती क्या होती है, पहाड़ा क्या होता है, जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है। आगे आने वाले समय में हम ऐसी भाग के बारे में पढ़ेंगे। मैं दावा कर सकता हूँ अगर गूगल नहीं करेंगे आप तो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले बहुत सारे अध्यापक हैं। मैं किसी अध्यापक की तुलना नहीं कर रहा हूँ अपने आप से, लेकिन आपको यूट्यूब की दुनिया में वैसी भाग नहीं मिली होगी। गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है। गूगल सर्च का मतलब कि किसी भाग को शुद्ध तरीके से लिखने का तरीका किसी को नहीं मालूम है। लगाने के लिए भाग सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन भाग को कैसे शुद्धतम तरीके से लिखा जाए ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अक्सर मैं जिनको पढ़ाता हूँ वो भाग दे देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अक्सर वो लोग मिस्टेक कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे अच्छे जानकार लोग भी वो मिस्टेक करेंगे। ठीक है, वो बहुत ही बेसिक की चीज़ें हैं जिसको वो लोग निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। लोग आसानी के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में बहुत से बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं। मतलब छोटी चीज़ें रहती हैं लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, तो चलिए, जो निगेटिव माइंड के बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक बात कहना है कि निगेटिव सोच को अपने अंदर से निकालिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि सर, बहुत लोग तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उस बच्चे को नहीं आता है तो बच्चा वो व्यक्ति उसके बारे में तुरंत निगेटिव बोल देता है। निगेटिव बोलने का मतलब यह है कि निगेटिव चीज़ ये बोल देगा कि तुमको बिल्कुल नहीं आता है, ऐसे बोल देंगे लोग तुमको बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको गणित का नॉलेज नहीं है। ठीक है, एक पागल भी इंसान है ना, पागल इंसान, मैं दावा करता हूँ कि पागल इंसान भी गणित की बेसिक नॉलेज को जानता है। बेसिक नॉलेज का मतलब गणित हर सब्जेक्ट की जननी है। ठीक ना, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। गणित हर सब्जेक्ट की जननी है। गणित के बिना इस धरती पर किसी का भी कार्य चल ही नहीं सकता है। ठीक है,
गणित के बिना क्यों नहीं चल सकता है। जो पागल लोग भी रहते हैं वो भी कुछ जानेंगे या नहीं जानेंगे, भले से फटा पुराना कपड़ा इधर उधर चप्पल हाथ में लेके घूमते रहेंगे, लेकिन उनको एक चीज़ जरूर पता रहेगा। अभी उनको आप पैसा दिए हुए हैं तो उस पैसे की मूल्य आपको उनको पता रहेगी। अगर वो 10 रुपये का सामान जाकर खरीद रहे हैं, अगर दुकानदार को 20 रुपये दिए हैं तो उससे 10 11 ले लेंगे, लेकिन 10 से कम वापस नहीं लेंगे। ठीक है, 9 रुपये उसको दुकानदार ऐसा नहीं है कि 9 रुपये देकर भुलवा दे कि हाँ चले जाइए। यानी बेसिकली बहुत लोग ये भले से गणित की चीज़ें नहीं जानते हैं, लेकिन वो जोड़ना घटाना गुणा भाग अपनी सोसाइटी से सीख लेते हैं, इस समाज से सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अपने क्लास पर हम लोग चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के एक चैप्टर की बेसिक से शुरुआत करते हुए एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब आज की हमारी क्लास पूरी एक मॉडरेट लेवल की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या से हम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर जो जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इधर मैं लिख दिया हूँ। संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि संख्या होती क्या है। संख्या को कहते हैं नंबर। क्या बोला जाता है? संख्या को नंबर बोला जाता है। आज की क्लास हमारी थोड़ी स्पीड में रहेगी, और अगर जिनको नहीं समझ में आएगा तो 1 से 2 बार थोड़ा सा क्लास को दोहरा के आप लोग देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, संख्या के बारे में अगर कोई भी नहीं जानता है तो संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही शब्द अपने आप से प्रश्न आता है कि संख्या किसे कहते हैं। इसको मैंने उस क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में मैं बताया था कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है। कोई भी चीज़ कितनी है जिसको देखते ही हमें यह ज्ञान मतलब बोध मतलब ज्ञान हो जाता है, उसी को हम संख्या कहते हैं। अगर कहीं पर कोई वस्तु 40 वस्तु रखी हुई है तो इस तरह की संख्या देखते ही मैं परिभाषा में बताया हूँ कि कितनी वस्तुएं हैं, तो इसको देखते ही हमें ज्ञान हो जाएगा कि हाँ कितनी वस्तुएं हैं, 40 वस्तुएं हैं। काउंटिंग करके हम समझ जाएंगे कि हाँ ये 40 वस्तुएं हैं। आ रही बात समझ में? संख्या की परिभाषा क्या होती है कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है, वही हमारी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। वही हमारी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। या यह भी कह सकते हैं कि कई अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या बनती है। अंकों के मेल से, कई अंकों के मेल से क्या बनता है? संख्या बनता है। मतलब कई अंक को हम आपस में उसके प्लेस के आधार पर रख के प्लेस वैल्यू में, उस क्लास में प्लेस वैल्यू भी बताया था। हर अंक अलग अलग प्लेस पर रखकर, भले से अगर कोई इकाई के प्लेस पर छोटा अंक आया हुआ है, छोटा नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा अंक आया हुआ है, इकाई के प्लेस पर बड़ा अगर अंक भी आएगा तो कौन सा अंक आ सकता है? अंक के बारे में मैं बताया हूँ कि गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? पहले अंक की संख्या जान ले। अंक के बारे में बताया भी था। गणित में अंकों की संख्या कितनी होती है? गणित में अंकों की संख्या होती है 10। कौन कौन अंक होते हैं मैं बार बार इसको बताता हूँ। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। यही हमारे गणित में 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों के सहारे इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी और कोई भी छोटी से छोटी संख्या लिखी जाती है। यानी किसी भी संख्या में इनके अलावा कोई और अतिरिक्त अंक भी नहीं आएगा, अतिरिक्त साइन भी नहीं आएगा। इस तरह का साइन है, यानी 5 का साइन है, ये चिन्ह है। 5 एक ध्वनि है और उस ध्वनि को इस चिन्ह से लिखते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे हिंदी में होता है कि क बोल रहे हैं तो क ध्वनि को तो क कोई ऐसे लिख देता है, देखते ही कोई बता देगा, किसी के भी मुख से इसको देखते ही वही ध्वनि निकलेगी, सेम। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्वनि है और ध्वनि को दिखाने का यह संकेत होता है। ठीक है, अरे बात में अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या हमारी 10 होती है।
इन्हीं 10 अंकों से क्या होती है, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनी होती है। ठीक है, संख्या की परिभाषा हम लोग समझ गए, पिछली क्लास में हम बताए भी थे, अब इसको हम उतना डिटेल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी बता दिए। दूसरा नंबर पर हम लिखे हुए अंक और अंक या सांख्यांक। अंक भी हम बता ही दिए हैं, अभी बताए हैं लेकिन लिखते रहे हम। अंक या सांख्यांक, सांख्यांक, अंक या सांख्यांक। इंग्लिश में इसको डिजिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अंक या सांख्यांक। सांख्यांक का मतलब अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, संख्या को, किसी भी संख्या को लिखने के लिए जिस अंक का प्रयोग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा सांख्यांक कहलाता है, वही हमारा डिजिट कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? डिजिट या सांख्यांक कहलाता है, वही हमारा डिजिट या सांख्यांक कहलाता है। और देखिए, हिंदी अगर गणित में या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बार बार नहीं बदलती है, लेकिन हिंदी में एक ही शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। अक्सर कुछ, अब किसी को अंक सबको पता है, कहीं सांख्यांक लिख के आ जाएगा तो दिमाग से उतर जाएगा कि यार सांख्यांक क्या होता है। लेकिन अगर इंग्लिश याद है, कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें प्रतियोगी जब परीक्षा होती है तो जब पेपर आता है तो पेपर ऐसे 2 फेज में बटा रहता है। अगर यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो इधर पूरा क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहता है। पहला क्वेश्चन ये भी है, जो हिंदी का जानकार रहेगा वो इधर देता पेपर, जो इंग्लिश का जानकार रहेगा इधर देगा। लेकिन अक्सर कभी कभी फायदा कहाँ पर हो जाता है, खास तौर पर सीटेट वगैरह एग्जाम, जो सीटेट के एग्जाम होते हैं, जो सुपर टेट के एग्जाम होते हैं, इन सब एग्जाम में ये इंग्लिश बहुत काम में आती है। क्यों काम में आती है? क्योंकि वहाँ पर एक ही शब्द के अनेक मतलब पर्यायवाची हैं और उस पर्यायवाची का प्रयोग हो जाता है तो हिंदी में वो जानते हुए भी उस चीज को नहीं बता पाते हैं। लेकिन डिजिट में उसका कोई सिनोनिम्स नहीं आता, डिजिट को डिजिट ही लिखा रहता है। अरे बात समझ में? तो आसानी से हम बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से हम बता सकते हैं। चलिए, अंकों की संख्या मैंने बताया। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या 10 होती है। मैं लिखा भी था, फिर से लिख दे रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 0 को लेकर 1 से 9 तक 9 अंक हो गया। 0 को ले लेंगे तो 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों से आप इस दुनिया की कोई भी संख्या आप देखते हैं उसमें यही 10 अंक आए रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है मूल संक्रियाएं। मूल संक्रियाओं के बारे में भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। अगर जो भी बच्चा वो क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास को एक बार जरूर देखें, फिर इस क्लास को देखें आप। ठीक है, मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं क्या होती हैं? मूल संक्रियाओं को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन। मूल संक्रियाएं आपको बता देना चाहता हूं, मूल संक्रियाएं क्या होती हैं। गणित के बहुत ही जानकार और गणित के बहुत ही अल्प ज्ञानी, जो बहुत ही जानकार होंगे, वो सब छोड़िए, यह समझिए कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए बीटेक कर रहा है, कोई बच्चा एमटेक कर रहा है, मतलब जो गणित के एक हाई लेवल की पढ़ाई कर रहा है, वो कहीं पर भी इंसान, कोई भी इंसान हो, वैज्ञानिक हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, अगर गणित से संबंधित कोई कार्य कर रहा है, गणित से संबंधित कोई कार्य का कहने का मतलब यह है कि किसी कार्य पर कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, यानी कोई भी एक तार्किक चीज को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही 4 क्रियाएं करता है। भले से बहुत कम ज्ञानी रहेगा, वो भी वही कार्य करता है। जो मतलब गणित इन्हीं 4 पर एकदम आधारित होती है।
इन्हीं 4 पर आधारित होती है और जिसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पिछली क्लास में पढ़े भी थे, बहुत ही डिटेल में पिछली क्लास में पढ़े भी थे। यानी गणित में फंडामेंटल ऑपरेशन कितने होते हैं? गणित में फंडामेंटल ऑपरेशन 4 होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। पहला है प्लस, माइनस, गुणा और भाग, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं। 4 मूल संक्रियाएं हैं। मूल संक्रियाएं कितनी होती है? मूल संक्रियाओं की संख्या 4 होती है। एडिशन के बारे में बताया था कि सीधी गिनती क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। सीधी गिनती क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। उल्टी गिनती क्या कहलाती है? घटाना कहलाती है। किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी संख्या को, एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या होती है? भाग होती है। इसको मैं पिछली क्लास में भी इसको ही बताया था। चलिए आगे अब शुरुआत करते हैं। आगे हमारी शुरुआत होती है संख्या के मुख्य भेद। संख्या के मुख्य भेद। संख्या के मुख्य भेद मैं आज की क्लास में डिटेल नहीं करूंगा। आज की क्लास में डिटेल इसलिए नहीं करूंगा कि अगर मैं संख्या का मुख्य भेद पढ़ाने लगूं तो पूरी की पूरी क्लास तो बस संख्या का मुख्य भेद पढ़ाने में ही लग जाएगा हमको। ठीक है, तो जो मैं अगला टॉपिक लिखा हूं संख्या का प्रकार, मैं आज उस संख्या के प्रकार पर डिटेल क्लास बनाऊंगा। मतलब आज डिटेल क्लास हमारी संख्या के प्रकार पर है और इससे अगली जो हमारी क्लास आएगी वो संख्या का मुख्य प्रकार। मैं बता दे रहा हूं संख्या का मुख्य प्रकार क्या होता है। अगले क्लास में हम लोग उसके मुख्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों संख्या माइनस के रूप में लिखी जाती है, क्यों संख्या प्लस के रूप में लिखी जाती है। बहुत लोगों को यह नहीं पता होता है, बहुत जानकारी ज़्यादा है, लेकिन अगर पूछ देंगे कि माइनस वाली संख्या का जन्म कैसे हुआ, मतलब ये माइनस वाली संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, क्यों किसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लग जाता है। इस संख्या से हमारा काम नहीं चल पा रहा था कि हमको इस संख्या के पीछे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ा। क्यों हमको ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, क्यों किसी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह लगता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं बता दे रहा हूं कि संख्या के मुख्य प्रकार कितने हैं। संख्या के प्रकार तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे संख्या के प्रकार। भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, बहुत सारी संख्या हैं। अशांत संख्या, शांत दशमलव, दशमलव संख्या जो होती हैं, भिन्न संख्या, संख्या के प्रकार बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन संख्या के मुख्य प्रकार 3 ही हैं। संख्या के मुख्य प्रकार 3 हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूं। संख्या के मुख्य प्रकार कितने हैं? संख्या के मुख्य प्रकार 3 हैं। संख्या के मुख्य प्रकार 3 हैं। कोई भी नंबर इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। संख्या के मुख्य प्रकार कितने हैं? संख्या के मुख्य मेनली संख्या इन्हीं 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चाहे तो कोई संख्या 0 है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई संख्या कैसी है? 0 है। 0 एक ऐसी संख्या होती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 0 सबसे डेंजरस संख्या होती है। 0 से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। 0 से संबंधित क्वेश्चन आता है, अक्सर लोग गलत करते हैं। ठीक है, 0 एक ऐसी संख्या होती है, 0 एक ऐसी संख्या होती है, न वह धनात्मक होती है और न ऋणात्मक होती है। नॉर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव, मतलब न पॉजिटिव संख्या होती है और न निगेटिव संख्या। कोई कहेगा कि 0 एक पॉजिटिव संख्या है, तो नहीं, ये हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, हम जानते ही नहीं कि 0 का मतलब कुछ भी होता ही नहीं है, तो क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव। यानी 0 न धनात्मक होती है न ऋणात्मक होती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं 3 भेद में।
एक होता है हमारी निगेटिव संख्या, एक होती है हमारी निगेटिव संख्याएं, एक होती है निगेटिव संख्याएं। निगेटिव संख्याएं, निगेटिव संख्या किसे कहते हैं? निगेटिव संख्या हम उसको कहते हैं जिस संख्या के बाईं ओर, किसी भी संख्या के बाईं ओर उसका चिन्ह रहता है। कोई भी संख्या है, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 4 के जो 4 को 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाएं की तरफ यही है ना, बाएं दिशा तो यही है ना, तो बाएं दिशा मतलब इसके जस्ट बाएं इसका चिन्ह होता है। किसी भी संख्या का कैसी संख्या है उसके जस्ट बाएं वाले चिन्ह से हम देख के बताते हैं कि हाँ ये कैसी संख्या है। दाहिने तरफ कोई चिन्ह आया तो नहीं निर्धारित करेंगे कि हाँ वो संख्या अगर निगेटिव चिन्ह आ गया तो ये निगेटिव है, नहीं, इसके बाईं तरफ कौन सा चिन्ह आया हुआ है यही हमारा डिसाइड करेगा। देखिए इसके बाईं तरफ कोई भी चिन्ह नहीं आया हुआ है, जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो सबको पता होता है कि कौन सा चिन्ह होता है, धनात्मक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? धनात्मक चिन्ह होता है। अगर चिन्ह नहीं लगा है तो धनात्मक, अगर लगा भी हुआ है तो ठीक है, जैसे +8 कहीं लिखा हुआ है तो ये कैसी संख्या है? एक धनात्मक संख्या है, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक संख्या को लिखने के लिए धनात्मक वाली संख्या में हम बिना चिन्ह का भी अगर अंक लिख दे रहे हैं या संख्या लिख दे रहे हैं तो मान लिया जा रहा है कि हाँ वो संख्या धनात्मक है। लेकिन ऋणात्मक बिना चिन्ह का काम नहीं चल पाएगा, बिना चिन्ह का हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर ऋणात्मक संख्या लिखना है हमको तो निगेटिव चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। ऋणात्मक संख्या लिखना है तो निगेटिव चिन्ह हमको लगाना ही पड़ेगा। यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है निगेटिव संख्या जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे लिख दे रहा हूँ -4, -6, -100, -15, -1/4, -0.05। ये सभी की सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी की सभी हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। जीरो तो हो गया, जीरो न पॉजिटिव होती है न निगेटिव होती है। चलिए उसके बाद से क्या आता है हमारा? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या आती है। इसके बाद से क्या आती है हमारी? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स, चाहे तो प्लस चिन्ह लगा भी रहेगा, अगर न भी लगाए रहेंगे तब भी हम कहेंगे कि वो कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। जैसे अगर कहीं 6 लिखा हुआ है, भले से उसके बाएं कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। चिन्ह लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, +9 लिखा हुआ है, ये कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है। यानी जिस संख्या के बाईं ओर का चिन्ह, किसी भी संख्या के बाईं ओर जो भी चिन्ह आया रहता है वही निर्धारित करता है कि वह संख्या कैसी है, ठीक है। अगर किसी संख्या के बाईं ओर माइनस चिन्ह आया हुआ है तो संख्या निगेटिव होगी, किसी संख्या के बाईं ओर प्लस चिन्ह आया तो धनात्मक होगी, किसी संख्या के बाईं ओर कोई चिन्ह नहीं आया तभी वो कैसी संख्या होगी? धनात्मक संख्या होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या के मुख्य भेद कौन कौन से हो गए? मुख्य भेद 3 प्रकार के, सभी निगेटिव संख्याएं, जीरो और पॉजिटिव संख्या, यही संख्या 3 प्रकार की होती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं होती है, मुख्य भेद यही होता है, ठीक है। उस तरह टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, टाइप्स प्रकार तो बहुत सारे होते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर मतलब संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार। अब संख्याएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं?
आएगा प्रश्न कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, आइए मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पेड़ है, पेड़ की डाल पर ये चिड़िया बैठी हुई हैं, एक बैठी, 2 3 4 5 चिड़िया बैठी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर कई फिगर बने हुए हैं इस तरह का, मान लीजिए एक ट्रायंगल, 2 फिगर बने हुए हैं इस तरह के फिगर बने हुए हैं, इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, कहीं इस तरह का फिगर बना हुआ है, कहीं इस तरह का आकृति बनी हुई है। फिगर में क्या होता है, आकृति होता है, यानी चित्र होते हैं। मानिए कहीं इस तरह का चित्र बना हुआ है, कहीं इस तरह का चित्र बना हुआ है, इस तरह का चित्र बना हुआ है, इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, मैं इतना ये सारे चित्र बनाया हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हम लोग सीख रहे हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, हम लोग कैसे बताएंगे। मैं यहाँ पर बताया कि हाँ एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई हैं। ठीक है, मैं अगर किसी छात्र से या समझ लीजिए कि हम आप ही से पूछें कि इसको गिनना शुरू कीजिए कि कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब गिनना स्टार्ट करेगा तो बोलेगा कि 1 2 3 4 5। वो हमसे जवाब देंगे कि सर इस पर 5 चिड़िया बैठी हुई हैं। हम कहेंगे अच्छा इसको बताइए, तो बोलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वो कहेगा कि ये 8 ट्रायंगल का फिगर बना हुआ है, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। 8 कितने चित्र बने हुए हैं, तो कोई कहेगा कि सर 8 चित्र बने हुए हैं। इसको 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें इसको गिनने के लिए कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कई तरह के हमने तस्वीर बनाया। ठीक है, और तस्वीर को मैं बोला हूँ कि हाँ इसको गिनिए, सब लोग गिने हैं, बोले हैं 1 2 3 4 5। इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको गिने तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आ रही है सबको बात समझ में कि हाँ गिनने के लिए बोला गया तो आप लोगों ने इसको गिना। इसका प्राकृतिक संख्या से क्या रिलेशन है, सब लोग सोचेंगे ना कि ये फिगर क्यों बना रहे हैं, इसका प्राकृतिक संख्या से क्या लेना देना है, तो डायरेक्ट लेना देना है। डायरेक्ट इससे लेना देना है। कैसे, देखिए किसी भी व्यक्ति को या कोई भी पर्सन जब काउंटिंग करने के लिए उससे बोला जाता है, या हम ही से काउंटिंग करने के लिए बोला जाएगा, या आपसे ही बोला जाएगा कि हाँ चलिए जैसे कुछ गट्ठर रखे हुए हैं, गट्ठे में लकड़ी रखी हुई हैं, इनको गिनना है। इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी गिनती को 0 से स्टार्ट करता हो, कोई नहीं स्टार्ट करता है। जब भी कोई गिनेगा तो बोलेगा क्या, 1 2 3 4 5, मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, यहाँ भी 1 से शुरुआत हुई है, इसमें भी 1 से शुरुआत हुई है, इसमें भी 1 से शुरुआत हुई है, इसमें भी 1 से शुरुआत हुई है। और जितनी वस्तुएं रहेंगी गिनते जाएंगे, और गिनती कभी समाप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि संख्याएं कितनी होती हैं, संख्याएं इनफाइनाइट होती हैं। संख्याओं की संख्या कितनी होती है, संख्याओं की संख्या अनंत होती है। ठीक है, यानी हमारी गिनती कभी समाप्त नहीं होती है। आ रही बात समझ में। लेकिन प्राकृतिक संख्या की परिभाषा होगी क्या, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मतलब कि कहीं भी हम गिनती में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है, अगर वस्तु को गिनने के लिए 5 का प्रयोग होता है तो 5 प्राकृतिक संख्या है। अगर किसी वस्तु को गिनने में 0 का प्रयोग होता है तो 0 भी प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन कोई भी वस्तु गिनने में 0 का प्रयोग होता ही नहीं है। गिनने में 10 का प्रयोग होगा, कोई 10 पेन रखी हुई है तो कोई गिनेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 चिड़िया बैठी हुई हैं तो गिनेगा कोई 100 चिड़िया बैठी हुई, जरूरी तो है नहीं। ठीक है, यानी संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं,
गिनती हमारा कभी खत्म नहीं होगा, यानी एक से शुरू होगा और जहां तक हमारी क्षमता रही गिनते जाएंगे, गिनती कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, गिनती हमेशा प्लेस बढ़ाती हुई चली जाएगी, इकाई वंस प्लेस से टेंस पर जाएगी, टेंस से 100 पर जाएगी, 10 100 ऐसे करते हुए आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख, 10 शंख, महाशंख, मतलब संख्या कभी भी समाप्त होगी ही नहीं। आ रही बात समझ में? और जब भी कहा जाएगा कि हाँ गिनती गिनना है, आपको गिनती गिनना है, तो कोई भी व्यक्ति गिनती कहाँ से गिनता है? एक से गिनता है। हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या का मतलब काउंटिंग नंबर, प्राकृतिक संख्या का मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब अभी गणित का उतना विकास नहीं हुआ था, तो हम अभी सबसे पहले नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से, इन्हीं संख्याओं से हम लोग वाकिफ हुए थे। क्यों वाकिफ हुए थे? क्यों? क्योंकि हम ये तो नहीं, ये अपने मन में अभी नहीं बिठाए थे कि अच्छा ठीक है, जैसे मान लीजिए जब बहुत कम जानकार रहे होंगे, गणित का विकास उतना नहीं हुआ रहा होगा, तो क्या करते रहे होंगे लोग, अपना जब गिनती गिनना शुरू करते रहे होंगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो इसको जीरो नहीं ना बोलेंगे। जब भी गिनना शुरू करेंगे तो इसको 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर जो वस्तु नहीं है उसको गिनना अभी वो लोग नहीं सीखे थे। मान लीजिए हम अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कोई टेबल है, टेबल पर एक भी बुक नहीं रखी हुई है, मैं पूछ दूंगा उस पर कितनी बुक रखी हुई है, तो कोई उस समय के व्यक्ति नहीं बता पाते थे, यह समझ लीजिए। उस समय के व्यक्ति जब भी बताते थे तो उसको गिन लेते थे। गिनने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर्स को ही हम बोलते हैं। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स, मिट गया, ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंट, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर बताएं अभी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे देखिए, एक से लेकर, बहुत लोग ऐसे ही परिभाषा बताएं कि एक से लेकर अनंत तक की, ये अनंत की उल्टा लेटा हुआ 8 बना देते हैं, तो ये अनंत का चिन्ह होता है। प्रकार समझ लीजिए, इनफाइनाइट। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत ना हो, अनंत, अनंत यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे सबको ज़्यादातर लोग ऐसे याद किए रहते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वो भी सही याद किए हुए हैं, लेकिन अक्सर भूल जाएंगे। लेकिन अगर अपने मन में ये बिठा लेंगे कि कोई भी व्यक्ति गिनती कहाँ से स्टार्ट करता है, गिनती हमेशा स्टार्ट होती है तो एक से स्टार्ट होती है। एक से क्यों स्टार्ट होती है? जब हम किसी वस्तु पर हाथ रख देंगे तो इसको, जब वो वस्तु है तभी तो हम उसको टच कर दिए हैं। ये एक अगर व्हाइट बोर्ड है तो इसको मैं जब गिन रहा हूँ तो अब इसको जीरो थोड़े बोल सकता हूँ, इसको जब भी मैं बोलूँगा तो एक बोलूँगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्या है। ठीक है, इसकी दूसरे तरह से परिभाषा क्या होगी? सभी धनात्मक संख्याएं, सभी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हैं। पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स यहाँ कर दे रहे हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं, या ये अभी कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और हम सीखते हैं संख्या। क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटी क्लास रखने के लिए फिर अगले दिन फिर आगे पढ़ेंगे इससे। एक और संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद से दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या।
पूर्ण मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं। प्राकृतिक संख्या कंप्लीट नहीं थी, लेकिन ये कंप्लीट हो गया, यानी होल नंबर्स। होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? मैं अभी कहानी आपको बताया हूँ कि अगर मान लीजिए किसी किसी डाल पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, मैं आपसे कह दूं कि आप उन चिड़ियों को गिनिए, तो आप गिनना अपना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, मान लीजिए जितनी चिड़िया बैठी रहेंगी आप गिन लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको बताना है कि उस डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं, ठीक है, और चिड़िया एक भी नहीं बैठी हुई हैं, तब तो आप फंस जाएंगे। फंस क्यों जाएंगे? आपको बताना ही पड़ेगा। आपसे जब क्वेश्चन किया गया तो आपको बताना ही है कि उस पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं। तो एक संख्या के हमारे आविष्कार हुआ, जो नेचुरल नंबर के बाद में इसका आविष्कार हुआ, इसकी खोज हुई, आविष्कार क्या कहेंगे, खोज हुई। इसका नाम क्या है? जीरो, शून्य। इस तरह बनता है शून्य। शून्य की खोज होने के बाद से इस शून्य को उसी प्राकृतिक संख्या में हम शामिल कर देंगे। मतलब अब हम पूर्ण संख्या बताने के लिए जीरो से अनंत तक, जीरो से अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी इस जीरो के बिना हमारी कहानी अभी अधूरी थी। अभी तो बहुत सारी कहानियां जो अधूरी हैं, आगे सीखना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में प्राकृतिक संख्या से जब हमारा पूरा कार्य नहीं हो पाया, कार्य में बाधाएं आने लगी, तब हमको और गणित को मॉडिफाई करने की आवश्यकता पड़ी। और जब गणित और मॉडिफाई हुई और आगे बढ़ी, तो किस संख्याओं का प्रयोग होने लगा? संख्याओं का प्रयोग मतलब और संख्याएं खोजी जाने लगी। तो हमारी एक और संख्या आ गई, जिस संख्या को क्या बोलते हैं? जीरो। यानी कोई भी वस्तु, अगर हम आपसे पूछ दें कि कितनी वस्तुएं हैं और वहां कुछ भी वस्तु नहीं है, तो कुछ भी नहीं के लिए जीरो यानी शून्य हम लिखते हैं। जहां पर कोई भी चीज कुछ भी नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो शून्य होता है। और शून्य कैसी संख्या होती है? शून्य न धनात्मक संख्या होती है और न ही ऋणात्मक संख्या होती है। शून्य कैसी संख्या होती है? न धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। यानी जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम इसको फुल डिटेल में जानेंगे। कल की क्लास में, अगली क्लास में इसको हम फिर से फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बस संख्या के प्रकार ही कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा भिन्न के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। भिन्न के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पिछला क्लास में बनाया था, जो डिविजिबिलिटी रूल का क्लास बनाया था, उसमें कुछ बच्चे मुझसे पूछे थे कि सर ये बताइए कि किसी भी भिन्न को हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि हाँ वो भिन्न छोटी है और भिन्न बड़ी है। छोटी और बड़ी भिन्न बताना है। मैं जल्द ही भिन्न चैप्टर भी पढ़ाऊँगा। तो भिन्न चैप्टर में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें बताऊंगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर आगे आने वाले समय में डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव संख्या का जोड़ कैसे लगाया जाता है, घटाना, गुणा, भाग, उससे प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे फिर हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मैथ्स के जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उस सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही बेहतरीन, एकदम जीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, ठीक है। बस आपके साथ और प्यार की आवश्यकता है। आप लोग अपना साथ इस क्लास, जिस तरह से इस क्लास को आप लोग का साथ मिल रहा है, उसी तरह भविष्य में भी आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। भिन्न के बारे में डिटेल करने लगूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और भिन्न आने वाली क्लास में मैं पढ़ाऊँगा। मैं बस बड़ा कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है, उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक ही आपको बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। जैसे कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, तो भिन्न को बड़ा छोटा बताना है। मतलब भिन्न को बड़ा, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, हमको बताना है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, बराबर भी बता देंगे। अगर बराबर दिखेगा तो बराबर भी हम बता सकते हैं। कौन भिन्न हमारी बड़ी है, कौन भिन्न हमारी छोटी है, और कौन बराबर है। एक बच्चे के द्वारा कमेंट द्वारा पूछा गया था कि सर हमको ये बता दीजिए कि भिन्न कौन से भिन्न बड़ी, कौन से भिन्न छोटी होती है, ठीक ना। एक कमेंट और आया था पिछली क्लास में हमारे
कि सर भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी बता दी। मैं भिन्न चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा, एकदम जीरो लेवल से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों तक हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए कोई भिन्न अगर दिया हुआ है, अगर हमको बताना है कोई भिन्न, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है भिन्न है हमारे पास, जैसे बहुत लोग देखते हैं 1/2 और 1/4 में कौन भिन्न बड़ी होगी, 1/2 और 1/4 में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, इसको हमें बताना है। मैं अब इसका डिटेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपने ट्रिक पर आता हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या करेंगे कि बड़ा और छोटा हमें बताना है। तो भिन्न को बड़ा और छोटा बताने का सबसे पहला नियम तो ये होता है कि अगर जो भिन्न लिखी होती है तो भिन्न में जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसको नॉमिनेटर बोलते हैं। नॉमिनेटर मतलब अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर यानी हर बोला जाता है। अंश बटा में हर, ये बटा का चिन्ह है, ये अंश बटा में हर में, यानी भिन्न एक संख्या होती है जिसको हम अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं। हर कभी भी जीरो नहीं होता है और हर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये सब लोग को पता होगा। ठीक है, छोटा बड़ा हमको बताना है। इसमें छोटा बड़ा बताने के लिए, किसी भी भिन्न को छोटा बड़ा बताने के लिए बस हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न को छोटा बड़ा बताना है तो हमको बस कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्रॉस गुणा कर देंगे, वज्र गुणा जिसको हिंदी में बोला जाता है। 4 का 1 में गुणा होगा कितना आएगा 4, इसको अपने मन में रखिए। 2 का इसमें 1 में गुणा होगा कितना आएगा 2, अपने मन में रखिए। अब देखिए कौन सा नंबर बड़ा आया हुआ है, 4 आया हुआ बड़ा हुआ है, यानी 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा हो गया 1/2 बड़ा हो गया। भले से भिन्न में अक्सर ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिखता है तो जो भिन्न के बारे में जिनको नहीं ज्ञान होता है वो कह देंगे, जो बड़ी संख्या दिखेगी तो कहेंगे कि वही बड़ी है। इनको उसका नॉलेज नहीं होता है, वो बोल देंगे जिसका नंबर ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा जिसकी वैल्यू है वही बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बहुत छोटा लिखा हुआ होता है अक्सर वही बड़ा हो जाता है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमेशा वही बड़ी होगी, लेकिन अक्सर वही बड़ी दिखाई दे जाती है। ठीक है, यानी हम बताएंगे छोटा और बड़ा हमको बताना है तो कैसे हम बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से बताएंगे। ठीक है, और जब मैं आगे भिन्न को पढ़ाऊंगा तो कम से कम मैं 5 तरीके से आपको बताऊंगा, एक तरीका से नहीं, कम से कम 5 तरीके से मैं बताऊंगा कि भिन्न को और छोटा और बड़ा हम कैसे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपका बस उत्तर दे दिया हूं, जो मुझसे कमेंट में पूछा गया था मैं उसका सिर्फ और सिर्फ उत्तर दे दिया हूं कि भिन्न को छोटा और बड़ा बताना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कोई अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 भिन्न दिया हुआ है, एक भिन्न लिखा हुआ है 3/4, एक भिन्न लिखा हुआ है 9/2, बताना है कौन भिन्न बड़ी होगी। हम कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का 3 में गुणा करें कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 4 का 9 में गुणा करें कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कौन बड़ा दिख रहा है 36 दिख रहा है, यानी आंख मूंद के बोल दिए 3/4 छोटा है किससे 9/2 से। जो संख्या बड़ी होती है उधर मुंह खुला होता है, जो संख्या छोटी होती है उधर मुंह बंद होता है। ठीक है, मुख बंद रहता है। आई बात समझ में। और रही बात जोड़ घटाना गुणा भाग, तो सारा एक ही क्लास में बताना संभव नहीं है, अगले क्लास में हम सारा का सारा कवर करेंगे। छोटा बड़ा अगर आपको बताना है कुछ नहीं करिए, क्लास मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक ही विधि मैं बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये सबसे आसान विधि है। आगे मैं कम से कम 5 विधि से आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे भिन्न को हम छोटा और बड़ा बता सकते हैं। कोई एक और फ्रैक्शन लेकर मैं देख ले रहा हूँ, एक और फ्रैक्शन हम लेकर देख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास समाप्त करेंगे। लास्ट उदाहरण है हमारा, एक और देख लेते हैं क्लास कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 9/7 लिखा हुआ है, 6/2 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमको बताना है। ठीक है, तो मैं बताया हूँ कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से बताएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर दो संख्याएं थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से हम बता दिए थे कि हाँ कौन बड़ी होगी। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किन्हीं 2 की तुलना कर लीजिए, किन्हीं 2 की तुलना कर लीजिए, इन दोनों की इच्छा करें इनकी तुलना कर लीजिए, इनकी इच्छा करें इनकी तुलना कर लीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा पर है। ठीक है, पहले 2 की तुलना कर लीजिए, तो इसका मैं तुलना कर ले रहा हूँ, 9/7 और 6/2 का मैं तुलना कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का 9 में गुणा करिए कितना आएगा 2 9 18, इसको मन में रखिए अपने।
7 का 6 में गुणा होगा तो 42, 7 छक 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। कितना हो जाएगा, कौन बड़ी हो जाएगी, जो बड़ी जिसकी वैल्यू बड़ी दिख रही है, यानी 9/7 से बड़ा है कौन सा, 6/2, ठीक है। तो इतना ही तो बताना हमको नहीं है, हमको आगे और भी बताना है। 3 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी बताना है। तो अब 6/2 बड़ी होगी, तो अब 6/2 से हम अगली वाली संख्या को चेक कर लेंगे। 6/2 से किसको चेक कर लेंगे, अगली वाली संख्या को हम लोग चेक कर लेंगे। इन दोनों में ये बड़ी हो गई, अब इन दोनों में देख लेना है कौन बड़ी होगी, वही सबसे हमारी बड़ी हो जाएगी। इन दोनों में भिन्न में कौन सी बड़ी होगी, तो 6/2 और 3/4 करिए गुणा, 3 दूना के 6 हो गया और 6 चौके 24 हो गया। कौन सी बड़ी दिखाई दी, 24 हमको बड़ा मान दिखाई दे रहा है, यानी 24 क्या हो जाएगा, बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। 24 हमारा बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ मान बराबर आ जाएगा, तो दोनों भिन्न क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। दोनों भिन्न क्या हैं, आपस में बराबर हैं। एक और भिन्न लेकर देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो जिधर वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है वो वैल्यू बड़ी होगी, और जिधर छोटी दिखाई दे रही है वो छोटी होगी। चलिए लास्ट उदाहरण को हम देख लेते हैं, लास्ट उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1/9, 2/4, 3/6, अपने मन से कुछ भी भिन्न लिखिए, कोई भी फ्रैक्शन लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसकी वैल्यू जिसके ऊपर जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 2/4 लिख लीजिए, ठीक है। इतनी संख्या होंगी, 2 की तुलना करते हुए निकालते जाइए कौन सबसे बड़ी। अब इतनी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हम कैसे बताएंगे। इस 4 का इस 1 में गुणा करिए, कितना आएगा, मन में रखिए 4, 9 का 2 में 18 आएगा। कौन बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, इनसे हमारा कोई कार्य नहीं है, बड़ा हम खोज रहे हैं तो ये हमारी बड़ी होगी। अब इन दोनों की तुलना कर लिया जाए तो इस गुणा से काम नहीं चलेगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे, क्यों, क्योंकि अब इन दोनों में ये छोटा हो गया, इन दोनों में ये बड़ा भिन्न हो गया, ये छोटा भिन्न हो गया। अब इन दोनों में कैसे बताएंगे, 6 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 दूना के 12 आ गया, मन में रखिए, 4 तिहाई 12 आ गया। देखिए ये दोनों भिन्न मैंने क्या लिख दिया है, सेम लिख दिया हूँ, 12 12 दोनों तरफ आ गया, तो दोनों भिन्न आपस में, ये दोनों भिन्न क्या है, आपस में बराबर हैं, ठीक है। चेक कर लेते, जब बराबर है तो फिर इन दोनों की तुलना कर लेना, जब ये बराबर है तो ये दोनों तो एक होंगी, ये दोनों इससे बड़ी होंगी, ये दोनों इससे बड़ी होंगी। अब इन दोनों में किसी से देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए 2/4 है, ये भी 2/4 है, तो सब सेम लिख दिए हैं, 2/4 है और ये भी 2/4 है, तो सीधा सीधा बराबर दिखाई दे रहा है। यानी सबसे बड़ी वैल्यू इन सब की, ये सभी बराबर हैं, ये सभी के सभी फ्रैक्शन बराबर हैं, और ये इन सभी फ्रैक्शनों से क्या है, छोटा है। तो चलिए हम अपने क्लास को अब समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक है। समाप्त करने से पहले अगर आपको इस क्लास में कोई भी कमी नज़र आई होगी तो आप लोग कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।